पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। लास्ट ईयर हमने समझा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी एक इंस्टीट्यूशन को पावर नहीं दी जाती, बल्कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच। तो इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के आइडिया को आगे लेकर जाएंगे और समझेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पावर शेयरिंग को अच्छे से समझने के लिए शुरू करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरीज से। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसका एरिया इंडियन स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। ये शेयर करती है अपने बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है। हरियाणा की पॉपुलेशन का लगभग आधा। इस छोटी सी कंट्री की एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और बोलते हैं डच लैंग्वेज। अनदर 40% लोग रहते हैं वेलोनिया रीजन में एंड बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। रिमेनिंग 1% बेल्जियंस बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, जबकि 20% लोग डच स्पीकिंग। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल थी, जो बात डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जैसे बेनिफिट्स बहुत ही लेट मिले थे, जिस वजह से 1950s एंड 1960s के दौरान इन दोनों कम्युनिटीज के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स अराइज हो गई थी। ये टेंशन्स और भी ज़्यादा एक्यूट एंड सीरियस थी ब्रसल्स में, क्योंकि कैपिटल सिटी में डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थे। अब इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं अनदर कंट्री श्रीलंका के साथ। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर। इसकी पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर। साउथ एशिया रीजन के बाकी नेशंस की तरह ही श्रीलंका का पॉपुलेशन भी डाइवर्स है। यहाँ के मेजर सोशल ग्रुप्स सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18% है। तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स है, श्रीलंकन तमिल्स 13% एंड इंडियन तमिल्स, जिनके फोरफादर्स कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका आए थे। कंट्री के नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। ज्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल बुद्धिस्ट है, जबकि तमिल्स हिंदूज और मुस्लिम। यहाँ 7% लोग क्रिश्चियंस भी है, जो कि दोनों तमिल एंड सिन्हाला है। जस्ट इमेजिन कि ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा। क्या हो अगर दोनों कंट्रीज की मेजॉरिटी कम्युनिटीज अपना नंबर का फायदा उठाते हुए फोर्सफुली अपनी विल माइनॉरिटी कम्युनिटीज में इम्पोज कर दे। नाउ देखते हैं कि ये दोनों कंट्रीज क्या सॉल्यूशन निकालती हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका एमर्ज होता है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स चाहते थे अपनी डोमिनेंस को सिक्योर करना ओवर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी। एज अ रिजल्ट अपनी सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट मेजॉरिटेरियन मेजर को अडॉप्ट करती है। 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें रिकॉग्निशन मिलती है सिन्हाला को एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नमेंट कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करती है जो सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही फेवर करे फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जहां स्टेट प्रोटेक्ट और फॉस्टर कर सके बुद्धिज्म को। धीरे धीरे सारे गवर्नमेंट मेजर्स एक के बाद एक श्रीलंकन तमिल्स की एलियनेशन की फीलिंग को बढ़ा रहे थे। उन्होंने फील किया कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उनकी लैंग्वेज एंड कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज उनसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स छीन रहे हैं। जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एज अ रिजल्ट तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटीज़ के बीच रिलेशंस खराब हो जाते हैं। श्रीलंकन तमिल्स अपनी पार्टीज लॉन्च करते हैं एंड स्ट्रगल करते हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सीकिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। पर इनकी किसी भी डिमांड को नहीं माना जाता। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होती हैं एंड डिमांड करती है एक इंडिपेंडेंट तमिलिलम की, जिसका मतलब था तमिल्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट का बनना इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका।
दोनों ही कम्युनिटी के बीच डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि जल्द ही सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज को अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है। सिविल वॉर का सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड फाइनली ये 2009 में जाकर ख़त्म हो जाती है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ लिया। रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बेल्जियन मॉडल क्रिएट किया गया। इसे क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट भी करनी पड़ी और ऐसी अरेंजमेंट बनाई गई जिससे सभी लोग एक ही कंट्री में आराम से रह सके। तो चलो बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। कुछ स्पेशल लॉज के लिए दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स का मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए। इट मींस कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली नहीं लिया जा सकता। सेकंड, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई, जिसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड, ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हुए। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट की ब्रसल्स में, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट में। फोर्थ, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और तरह की गवर्नमेंट को बनाया गया। दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग अपनी अपनी लैंग्वेज कम्युनिटी से आते हैं एंड इलेक्ट करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट को। इन इलेक्शंस में किसी भी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करना जरूरी नहीं होता। इस गवर्नमेंट के पास पावर होती है रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। आपको शायद बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इन्हीं अरेंजमेंट की वजह से बेल्जियम में सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस नहीं आई। और क्या आपको पता है, जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन फॉर्म करने जा रही थी तो उन्होंने ब्रसल्स को चूज किया एज इट्स हेडक्वार्टर्स। आपने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा? दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसीज थी, पर इन दोनों का पावर शेयरिंग का तरीका डिफरेंट था। जहां बेल्जियम ने सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इक्वली बेनिफिट दिया एंड रिस्पेक्ट किया, श्रीलंका ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही सपोर्ट किया एंड उसकी डोमिनेंस बढ़ाई, जिसका रिजल्ट कंट्री के सामने था। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? इसके 2 मेन रीजंस है। फर्स्ट, प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग हेल्प करता है सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करने में। ये एक अच्छा तरीका है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एंश्योर करने का। एंड सेकेंड रीजन है मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग एक वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेटिक रूल में उन लोगों के साथ पावर शेयर किया जाता है जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्ट होंगे, और एक कंट्री में कुछ भी हो रहा है उससे अफेक्ट होने वाले लोग होते हैं उसके सिटीजन्स। इसलिए ज़रूरी है कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन हो। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को बहुत सारी फॉर्म्स में किया जा सकता है। तो चलो कुछ कॉमन अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हर ऑर्गन सेम लेवल पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती। हर ऑर्गन एक दूसरे की पावर को चेक करती है एंड पावर को बैलेंस करती है। इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। ये पावर शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इनका लेवल डिफरेंट होता है बट काम एक ही सिटीजन्स के लिए किया जाता है। थर्ड, पावर को अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी शेयर किया जा सकता है सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे इंडिया में भी सोशली वीकर सेक्शंस एंड विमेन के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक प्रोविजन शो करता है इस तरह की पावर शेयरिंग को। फोर्थ, पावर को शेयर किया जाता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें जो पावर में है।
डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete करती है फॉर विनिंग मेजॉरिटी सपोर्ट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसी कंपटीशन की वजह से पावर कभी किसी एक के हाथ में नहीं रहता। कभी कभी ये शेयरिंग डायरेक्ट भी हो सकती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में अलायंस फॉर्म कर ले, और अगर इनकी अलायंस इलेक्ट हो जाती है तो ये फॉर्म करते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी पाए जाते हैं सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये भी दो तरीके से पावर शेयर करते हैं, गवर्नमेंटल कमेटीज में पार्टिसिपेट करके या गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके।